हेलो। हेलो। आवाज आ रहा है? हेलो। 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 सुन पा रहे हैं हम लोग? हेलो। हेलो। आवाज जा रहा है सभी को? जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए सभी को जो आज क्लास नहीं आए हैं। उनके लिए भी एक क्लास है। जो बाहर हैं या फिर अभी समय है जिनको घर पे हैं या फिर ट्रेनिंग में एंगेज हैं, तो वो लोग भी ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग हेडफोन लगा लीजिए। सुने? सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का क्लास है हम लोग का एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं और आज ये आपका पहला क्लास है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का। ये एक सब्जेक्ट है जिसमें फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, उस वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है फिफ्थ सेमेस्टर में। चलिए, तो जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है उसका सिलेबस आप लोग देख चुके होंगे। जिन्होंने डाउनलोड अभी भी नहीं किए हैं तो वो लोग डाउनलोड कर लीजिए जेयूटी के ऑफिशियल साइट पर। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। पहला है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा मेट्रोलॉजी, तीसरा आपका ऑटोमोटिव ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, और फोर्थ में पावर इंजीनियरिंग, और फिफ्थ में है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपको घनश्याम सर पढ़ाएंगे। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। जो इसका फर्स्ट, इसमें आपका 5 यूनिट है। कितना यूनिट है? 5 यूनिट। 5 यूनिट में आपका 5 चैप्टर इंक्लूड है। तो जो पहला चैप्टर है वो आपका है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। अभी तक सिर्फ 8 पार्टिसिपेंट्स ही ज्वाइन किए हुए हैं। बाहर वाला डे स्कॉलर वाला या फिर जो बाहर हैं उन लोग कोई ज्वाइन नहीं किया क्या? कोई कोई है, चलिए ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग को सिलेबस देख लेना है। सेल्फ नोट्स या फिर जो हम मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है उसको कम से कम नोट्स अपनी नोट कॉपी में बनाते चलिए, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रखता है। इससे आपका डिग्री का मार्क्स इसी पर डिपेंड रहता है। फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर तो काफी ध्यान से पढ़ना है। विद इन टाइम आपको ये सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ठीक है। तो इसका जो आपका सिलेबस है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस में आपको एक बार सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला जो है वो आपका है अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। इस सिलेबस के अंदर पहला जो आपका सब्जेक्ट टॉपिक है वो क्या है? अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। इसमें आपको पढ़ना है नीड, क्लासिफिकेशन, और इसका जो ओवरव्यू है बहुत सारे टेक्निक का, उसका ओवरव्यू देखना है। इसके अलावा बहुत सारा जो आपका मशीनिंग प्रोसेस है, जो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, वो चीज आपको देखने को मिलेगा। पहला है मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड प्रोसेस। ठीक है, जो जो मशीनिंग जिसमें आपका मैकेनिकल एनर्जी का यूज हो उसे हम लोग कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड प्रोसेस। इसमें कौन कौन सा मशीनिंग देखने को मिलेगा आपको? AJM, WJM और USM, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस्ड मशीनिंग आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा है? वो ADM। इसके अलावा जो है EDM का आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोड, पावर सर्किट, टूल वियर, डाई इलेक्ट्रिक और फ्लशिंग, ये सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा केमिकल और इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी बेस्ड, मतलब इसमें आपका केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो इसमें आपको पढ़ना है ईसीएम के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बारे में पढ़ना है। इसमें आपका ये इचेंट के बारे में, मास्कैन के बारे में, इसका एप्लीकेशन, इसका इक्विपमेंट, इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा होता है, इसमें डिफरेंट जो पैरामीटर्स यूज होते हैं उस सभी के बारे में पढ़ना है। जो प्रोसेस में थर्मल एनर्जी का यूज होगा उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल एनर्जी बेस्ड। थर्मल मीन्स हीट, तो जिसमें हीट के इफेक्ट के कारण हम लोग मशीनिंग करेंगे, वो आपका कौन कौन सा है, इसमें आपका एलबीएम लेजर बीम मशीनिंग, पीएएम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, और इस सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसका प्रिंसिपल, इक्विपमेंट और इसका एप्लीकेशन के बारे में। तो ये जितना भी मशीनिंग है माइंड में सेटअप कर लीजिए कि सभी का हम लोगों को क्या पढ़ना है। पहला इसके बारे में डिटेल्स इंट्रोडक्शन, दूसरा इसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, चौथा आपका वर्किंग और इसका कंस्ट्रक्शन, उसका कैसा बनावट है, यानी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। थर्ड इसका आपका फोर्थ नंबर इसका एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज, यदि एडवांटेज है तो साथ में डिसएडवांटेज भी होगा, और इसका एप्लीकेशन, इस मशीनिंग प्रोसेस का हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये पैटर्न है ये सभी मशीनिंग के बारे में पढ़ने का, ठीक है। तो इसको हम लोग इसी कंसेप्ट पे, इसी का पैटर्न फॉलो करते हुए हम लोग इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। यूनिट 1 है, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। तो इतना सारा टॉपिक आपको कवर करना है इस यूनिट 1 में, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का नाम, चैप्टर का नाम क्या है, नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। लेकिन आपको उससे पहले जानना होगा कि ट्रेडिशनल क्या था। ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत तरीका से न पहले से चलता आ रहा मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है। पहले से जो आपका मशीनिंग चलता आ रहा है, मतलब शुरू से मशीनिंग हम लोग जिससे प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे मशीनिंग कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिशनल मशीनिंग कहलाता है। तो इसमें हम लोग की मशीनिंग प्रोसेस रिमूवल रेड पार्ट्स ऑफ द वर्क पीस टू चेंज देम टू फाइनल प्रोडक्ट। मशीनिंग प्रोसेस क्या होता है कि इसमें हम लोग वर्क पीस का सर्टेन पार्ट्स को, जिसमें हम लोग को जरूरत है, वर्क पीस के सर्टेन पार्ट्स को चेंज करते हैं, और उससे हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। जैसा तो वर्क पीस से हम लोग को कोई शेप का प्रोडक्ट बनाना है, गियर बनाना है, शाफ्ट बनाना है, क्लच बनाना है, किसी का आपका मशीनिंग करना है, किसी भी डिजाइन का पार्ट्स बनाना है, तो वर्क पीस लेंगे। तो वर्क पीस का सर्टेन पार्ट्स का मशीनिंग करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, एक मशीनिंग प्रोसेस कहलाता है, कि इससे हम लोग सर्टेन पार्ट्स को रिमूव कर दिए, और जो हम लोग को उपयोगी पार्ट्स से बनाना है उसको हम लोग वो बनेगा पार्ट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, वही आपका प्रोडक्ट होगा। तो ये आपका कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस कहलाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्क पीस के सर्टेन पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं, और हम लोगों को जैसा रिक्वायरमेंट, जैसा जरूरत है उस तरह का प्रोडक्ट हासिल करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसकी क्या जरूरत है, इसको क्या जरूरत है, इट रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ टूल। आपको इस वर्कपीस से मेटल को रिमूव करना चाहिए, क्या आपको एक टूल चाहिए, आपको क्या चाहिए, एक टूल चाहिए, जिससे हम लोग क्या होगा कि इससे हम लोग कट करके इसका इसका जो आपका वर्कपीस है उससे हम लोग मेटल को रिमूव कर लें, तो इसको टूल चाहिए ही चाहिए। तो ये टूल क्या होना चाहिए, ये ज्यादा टफ होना चाहिए, ज्यादा हार्ड होना चाहिए, इसका हार्डनेस ज्यादा होना चाहिए, तब तो ये कट करेगा। तो आपको क्या चाहिए, एक टूल चाहिए, जो बहुत जरूरी है, जो क्या होना चाहिए, हार्डर होना चाहिए, हार्डर देन वर्कपीस से हार्डर होना चाहिए, ताकि आप लोग क्या कर सकते हैं, मशीनिंग कर सके, ठीक है। तो मशीनिंग करने का ये आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है ट्रेडिशनल में, कि आपको टूल चाहिए ही चाहिए। ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस आपको टूल चाहिए ही चाहिए, और वो क्या होगा, वर्कपीस से कठोर होगा, ताकि इससे हम लोग मेटल को रिमूव कर लेंगे और फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त कर लेंगे। अब जो ट्रेडिशनल मशीनिंग पहले से जो चलता आ रहा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका गुण धर्म क्या है, उसका गुण क्या था। तो इसमें दो तीन चीज था कि आपका मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ कटिंग फोर्स। यहाँ पर आपका क्या है, कटिंग फोर्स का यूज हो रहा है, कटिंग यहाँ से यहाँ हम लोग फीड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया कि एक फोर्स लगाएगा इसमें, इसको हम लोग बोलेंगे कटिंग फोर्स। इस कटिंग फोर्स के एप्लीकेशन के कारण ही आप मेटल को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कि ये इसमें जो आपका जो यहाँ पर कट करेंगे तो क्या आएगा, छोटा छोटा पार्टिकल इससे आ जाएगा बाहर निकल के, इसको बोलते हैं चिप्स।
उसको क्या बोलते हैं, चिप्स। तो ये कैसा होगा, ये होगा मैक्रो चिप्स, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, स्कोपिक माइक्रोस्कोपिक। और यदि हम लोग माइक्रो बोले तो वो हो जाएगा छोटा, माइक्रो बोले तो वो हो जाएगा छोटा। तो ये आपका माइक्रो होगा, मतलब जो आपका ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस में करेंगे तो जो चिप निकलेगा वो कैसा होगा, मैक्रो होगा, यानी बड़ा साइज का होगा। लेकिन जब हम लोग नॉन ट्रेडिशनल की बात करेंगे उस समय माइक्रो होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उस समय। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ चिप्स प्लेस ड्यू टू शियर डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ पर ये जब फोर्स, कटिंग फोर्स लगाएगा तो ये जो है ये डिफॉर्म होगा, ये बॉडी डिफॉर्म होगा, तो ये शियर के कारण होगा, शियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग कोई बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो इस तरह से फोर्स लगाते हैं, इधर से फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये डिफॉर्म कर जाता है किसी एंगल से, किसी एंगल से डिफॉर्म कर जाता है, इसको बोलते हैं शियर डिफॉर्मेशन। तो शियर डिफॉर्मेशन इसमें जो आपका इसमें कटिंग होगा, यानी आपका जो मशीनिंग होगा उसमें कैसा जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, शियर डिफॉर्मेशन होगा, और इसके कारण चिप का फॉर्मेशन होता है, इसके कारण चिप का फॉर्मेशन होता है। कटिंग टूल क्या होना चाहिए, ये तो ज्यादा, ये तो जेन्युइन बात है कि आपको इसमें हार्ड ही होना चाहिए तभी तो कट करेगा, यानी जो ये वर्क पीस है और ये जो टूल है, तो ये आपका क्या होना चाहिए, ये ज्यादा, ये जो टूल है वो ज्यादा हार्ड होना चाहिए तभी ये कट करेगा। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है जो किसमें, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस में। तो आखिर हम लोग का नॉन ट्रेडिशनल क्यों आया, तो इसका कोई लिमिटेशन था, यानी कोई सीमा था कि इसी इसी तक यह कट, इसी तक यह इतना ही सीमा में वह काम कर सकता था। तो उस लिमिटेशन को बढ़ाने के लिए, उसको ज्यादा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल में आना पड़ता है। तो आखिर ट्रेडिशनल का लिमिटेशन क्या था, तो इसमें यह था कि यह बहुत ज्यादा से ज्यादा हार्ड मटेरियल को वो कट नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा से ज्यादा हार्ड मटेरियल को कट नहीं कर पाता था ट्रेडिशनल मशीन में। और इसमें क्या होता था कि हमेशा क्या हो कि जो टूल है, टूल हार्ड होता था, किससे, मटेरियल से हार्ड होना ही चाहिए, ये ये इसका बेसिक रिक्वायरमेंट था। लेकिन देखेंगे जब हम लोग नॉन ट्रेडिशनल में पढ़ेंगे तो उसमें टूल हार्ड या ये सॉफ्ट टूल से भी हो जाता है कट, तो हम लोग आगे देखेंगे इसमें। नेक्स्ट जो लिमिटेशन था किसका, ट्रेडिशनल का, वो क्या था कि हायर टूल फोर्स, बहुत ज्यादा टूल फोर्स, जब आप इसको फीड करवाइएगा तो फोर्स यहाँ पर लगेगा, तो फोर्स क्या चाहिए, बहुत ज्यादा हाई चाहिए, बहुत ज्यादा हाई चाहिए। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट, जो यदि आपको टूल फोर्स में यदि हाई नहीं है तो कट भी नहीं कर पाएगा। तो ये लिमिटेशन था किसका, ट्रेडिशनल का। वेरी माइनर होल, बहुत एकदम होल जो है बहुत कम, मतलब स्मॉल, माइनर होल मीन्स मतलब स्मॉल होल। और स्मॉल होल को यदि आपको क्रिएट करना है, बनाना है, तो इसमें आप ट्रेडिशनल से नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में जाना होगा। बहुत सारा मशीन है, इसके कारण हम लोग वेरी वेरी माइनर होल बना सकते हैं। तो ये आपका लिमिटेशन था कि इसका ट्रेडिशनल के, उसमें माइनर होल हम लोग नहीं बना सकते थे। और यदि किसी तरह का कॉम्प्लेक्स शेप है, मतलब ये उसका डिजाइनिंग, आजकल देखते हैं कि तरह तरह का मशीन आ रहा है, उसका डिजाइनिंग, इक्विपमेंट डिजाइन, कंस्ट्रक्शन अलग अलग बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो उस तरह का कॉम्प्लेक्स शेप यदि आपको मशीनिंग करना होता था तो इसमें हम लोग ट्रेडिशनल में नहीं करते थे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था। ठीक है, जिसमें आपका लिमिटेशन जानना था, ट्रेडिशनल मेथड का लिमिटेशन क्या क्या होता है। तो इसी के साथ हम लोग नॉन ट्रेडिशनल, अब हम लोग समझ में आया कि ट्रेडिशनल क्या था, अब नॉन ट्रेडिशनल की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए था कि ट्रेडिशनल मशीनिंग क्या था। तो ये हम लोग बात जितना किए, ये ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस का। तो ट्रेडिशनल मशीनिंग, मशीन में कौन कौन सा आएगा, वो जो आपका अभी वर्कशॉप में जो लेथ है, सेंटर लेथ है, वो लेथ है, सब मशीन जो है वो आपका क्या, क्या कहलाता है, ट्रेडिशनल मशीन। जब हम लोग सीएनसी की बात करें, जो लेटेस्ट लेथ मशीन की बात करें, तो वो आपका हो जाएगा नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस, अब बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। तो नॉन ट्रेडिशनल, जैसे कन्वेंशनल मशीनिंग में हम लोग क्या पढ़े थे, या देखिए यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल या फिर नॉन ट्रेडिशनल तो सेम है। ठीक है, यानी ट्रेडिशनल बोलिए या फिर कन्वेंशनल बोलिए, या फिर नॉन ट्रेडिशनल बोलिए या फिर नॉन कन्वेंशनल बोलिए। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, ट्रेडिशनल बोलिए या फिर कन्वेंशनल बोलिए, या फिर नॉन ट्रेडिशनल बोलिए तो नॉन कन्वेंशनल बोलिए। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस या फिर नॉन
ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस एक ही है। तो इसका उसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो ये जो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है यह क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोसेस है, बहुत सारा प्रोसेस का समूह है। उसमें क्या होगा, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मटेरियल को कट करते हैं, मटेरियल को कट करते हैं किससे, वर्क पीस से। अब इसको कट करने के लिए क्या चाहिए, तो इसको कट करने के लिए हम लोग किस किस चीजों का यूज कर सकते हैं, तो इसमें इस प्रोसेस में मटेरियल से, वर्कपीस से मटेरियल को कट करने के लिए मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये सभी एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं नॉन कन्वेंशनल। और उसमें देखे होंगे कि एक कटिंग फोर्स का यूज हो रहा था, बहुत ज्यादा कटिंग फोर्स चाहिए तब इसमें रिमूव हो रहा था। लेकिन इसमें जो है बहुत सारा एनर्जी, जैसे मैकेनिकल का भी है, थर्मल का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है, केमिकल का भी है, और इस सबों का कॉम्बिनेशन का भी यूज हम लोग करते हैं। तो ये सभी एनर्जी के द्वारा हम लोग नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में हम लोग काम करते हैं। यदि नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में बोलेगा कौन कौन सा एनर्जी का यूज होता है, तो इसमें आपका मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, या फिर इस सभी का कॉम्बिनेशन का यूज हम लोग करते हैं। और देखिए आगे, बट डू नॉट यूज ए शार्प एंड हार्ड कटिंग टूल एज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। लेकिन इसमें हम लोग, ये जरूरी नहीं है कि जो टूल है वो बहुत ज्यादा शार्प हो और बहुत ज्यादा हार्ड हो, इसका जरूरत इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और इस सभी की एनर्जी का कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं। इस कारण से इसमें हम लोग जो टूल का हार्डनेस है और शार्पनेस है, इसकी ज्यादा जरूरत हम लोग को नहीं पड़ता है, किसमें, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में। आखिर हम लोग को इसको जरूरत क्यों पड़ा, नीड, आवश्यकता क्यों पड़ा, तो एक्जोटिक मटेरियल हम लोग बताएंगे। इसमें एक्जोटिक मटेरियल एक तरह का मिक्स्ड मटेरियल होता है, इसमें बहुत सारा एलॉय होता है। तो यदि उसमें बहुत सारा धातु मिलकर बनाया जाता है, तो एक्जोटिक मटेरियल जो है उसका यदि मशीनिंग करना होगा, तो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में हम लोग क्या होता है कि कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा यह डिफिकल्ट होता है, कठिन हो जाता है। तो हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में। यदि हम लोग को इनोवेटिव डिजाइन का मशीनिंग या करना है, कोई मशीन हम लोग बना रहे हैं, इनोवेटिव, लेटेस्ट है, क्रिएटिव है, तो उस तरह का यदि हम लोग को मशीनिंग करना है, तो आपको ट्रेडिशनल में छोड़ना पड़ेगा, उसको आपको नॉन ट्रेडिशनल में जाना पड़ेगा। यदि बहुत ज्यादा टाइटर टॉलरेंस है, टॉलरेंस मीन्स क्या होता है कि जो आपका जैसे कि नट बोल्ट को टाइट करते हैं, तो उसमें कितना टॉलरेंस है, कितना तक वो किसी भी साइज, कोई भी हम लोग पार्ट्स का यदि साइज बनाते हैं तो कम बेसी तो होता ही है। तो जितना कम हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, तो वो जो होता है वो टॉलरेंस कहलाता है। तो बहुत ज्यादा यदि हायर टॉलरेंस है, तो उसको लिए हम लोग को नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में जाना होगा। माइक्रो मशीनिंग मतलब एकदम सूक्ष्म मशीनिंग करना है, छोटा मशीनिंग करना है, स्मॉल रेंज में मशीनिंग करना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, नॉन ट्रेडिशनल में जाना पड़ेगा। फिर आपको लो स्ट्रेस ग्राइंडिंग करना है, तो आपको क्या होगा कि आपको नॉन ट्रेडिशनल में जाना होगा। फिर आपको कंपोजिट मशीनिंग का यदि मशीनिंग करना है, कंपोजिट मटेरियल का मशीनिंग करना है, तो आपको फिर नॉन ट्रेडिशनल में जाना पड़ेगा। इस तरह से हम लोगों को नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग की आवश्यकता पड़ जाती है। करेक्टरिस्टिक में भी वही है कि आपका मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस आइदर बाय चिप फॉर्मेशन क्या होगा, एजेएम के द्वारा, एब्रेसिव जेट मशीनिंग के द्वारा चिप का फॉर्मेशन होता है। देखिएगा जब हम लोग एजेएम पढ़ाएंगे तो उसमें चिप निकलता है, लेकिन बहुत सारा मशीनिंग प्रोसेस उसमें चिप ही नहीं निकलता है। ठीक है, बहुत सारा मशीनिंग प्रोसेस क्या है, उसमें चिप नहीं निकलता है, जैसे कि ईसीएम, ईसीएम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन में आपको चिप नहीं निकलता है, छोटा छोटा पार्ट्स रहता है वो आपका नहीं निकलता है। जो फिजिकल टूल में भी प्रेजेंट, जैसे टूल देखें उसमें क्या था कि टूल चाहिए, इसमें टूल नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। तो वैसा कौन सा मशीनिंग है, तो ईडीएम में जब हम लोग पढ़ेंगे ईडीएम, तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से इसमें आपको टूल, बिना टूल के मदद से ही मशीनिंग हो रहा है, बिना टूल के मदद से ही मशीनिंग हो रहा है ईसीएम में, बिना टूल की मदद से ही मशीनिंग हो रहा है एलबीएम में, बिना टूल की मदद से ही डब्ल्यूजेएम मशीनिंग हो रहा है। तो मतलब इसमें टूल की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। टूल नीड नॉट बी हार्डर देन वर्कपीस, जो वर्कपीस
उसमें क्या था कि हम लोग को वर्कपीस से ज्यादा हार्ड टूल का आवश्यकता था कट करने के लिए। इसमें हम लोग को टूल यूज ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग को जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारा एनर्जी का यूज होता है इसमें, किसमें, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में। और वो मशीनिंग कौन कौन है, यूएसएम, एजेएम, डब्ल्यूजेएम, ये सभी जो है आपका इलेक्ट्रोथर्मल एनर्जी का यूज होता है। ईडीएम में मैकेनिकल एनर्जी का यूज होता है, किसमें, जो अभी हम बताएं, यूएसएम, एजेएम, डब्ल्यूजेएम, इसमें मैकेनिकल एनर्जी का यूज होता है। इस डीएम में इलेक्ट्रोथर्मल एनर्जी का यूज होता है। और ईसीएम में इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का यूज होता है। तो ईसीएम में जो है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी का यूज होता है। तो इस तरह से देखेंगे कि जो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज करके मशीनिंग करते हैं, ये उसका करेक्टरिस्टिक था। आगे चलते हैं कि आप लोग को इसका डिफरेंस है एक, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज में भी देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि ये कंप्लीट आपका क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। एक बार देख लीजिए ताकि एग्जाम में आपको आपको टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल पॉइंट मिले लिखने के लिए। आपको लिखना ही है और डायग्राम बनाना है, इसके लिए बस इतना ही कंसेप्ट पढ़ लीजिए और डायग्राम बनाते चलिए। एग्जाम में जहाँ जरूरत है डायग्राम का वहाँ डायग्राम बनाइए, ताकि जो है एग्जामिनर आपका डायग्राम देख के ही इम्प्रेस हो जाए। और जो है जो भी पॉइंट लिखिए उसको पॉइंट वाइज लिखिए। चलिए एडवांटेज की बात करते हैं। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का एडवांटेज, उसका लाभ क्या है उसका बात करते हैं। तो जो मशीन है वो एनी मटेरियल क्या है, कैन बी मशीन, वो कैसा भी तरह का मटेरियल हो, चाहे वो कितना ही हार्ड क्यों ना हो, उसको हम लोग मशीनिंग कर सकते हैं, किसमें, नॉन ट्रेडिशनल से। यदि कोई भी शेप है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें मशीनिंग करना है, उससे हम लोग को मेटल का रिमूवल करना है, तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं, ये उसका लाभ है। ठीक है, बहुत ज्यादा फाइन हॉल, बहुत ज्यादा फाइन होल बनाना है, बहुत ज्यादा वेरी फाइन होल बनाना है, तो इसलिए इसमें हम लोग इजीली ड्रिल कर सकते हैं, इजीली ड्रिल कर सकते हैं, किसमें, नॉन ट्रेडिशनल। तो ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो ड्रिलिंग ऑफ टेपर्ड होल, यदि टेपर्ड होल, होल भी टेपर हो सकता है, तो टेपर होल यदि है तो उसको यदि ड्रिल, उसका ड्रिल करना है तो वो भी पॉसिबल है, किसमें, नॉन ट्रेडिशनल में। और किसी भी कोई भी तरह का मटेरियल है, कितना भी हार्ड क्यों ना, उसको हम लोग कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज है जो एडवांटेज है, इसको आप लोग को देखना है। तो ये आपका डिफिनेशन पूछता है कि ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस क्या है, तो इसको आपको ये 4-5 पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है कि इसका जरूरत क्यों पड़ा, इसका एडवांटेज क्या है और उसका डिफिनेशन क्या है, इसको आप आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें आपका ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है, उसमें आपका कन्वेंशनल मशीनिंग और नॉन कन्वेंशनल, यानी ट्रेडिशनल और दूसरा नॉन ट्रेडिशनल। तो ये दोनों के बीच हम लोग डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच अंतर, तो अभी हम लोग जितना भी पढ़े उसका समरी यहाँ पर देख सकते हैं उसको। तो यदि हम लोग डिफरेंस की बात करें तो जो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल, तो जो कन्वेंशनल या फिर ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है उसमें जो चिप निकलेगा, बताओ दीजिए, जो चिप निकलेगा वो बड़ा निकलेगा कि छोटा निकलेगा, बड़ा निकलेगा। जो आपका वर्कपीस में ट्रेडिशनल मशीनिंग है उसमें जो आपका चिप निकलेगा, चिप मीन्स जो आपका फालतू का जो मटेरियल कट करते हैं उसके बेकार कर होता है तो उसको चिप बोलते हैं, तो वो क्या होगा, बड़ा निकलेगा, तो बड़ा को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो नॉन ट्रेडिशनल में क्या होगा, चिप कैसा निकलेगा, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, मतलब छोटा लेवल का निकलेगा। ठीक है, फिर दूसरा है कि जो कन्वेंशनल मशीनिंग है, ट्रेडिशनल मशीनिंग है, बताओ टूल और वर्कपीस में कांटेक्ट, संपर्क में किस में रहेगा, कन्वेंशनल में कि नॉन कन्वेंशनल में, कन्वेंशनल में रहेगा, उसको टच करना पड़ेगा तभी वो कट करेगा। तो कन्वेंशनल मशीनिंग में टूल और वर्कपीस दोनों कांटेक्ट में होगा, इसमें कांटेक्ट में नहीं होगा, किसमें, तो नॉन ट्रेडिशनल में। अब देखो टूल इसमें यूज हो रहा है, तो जो यदि इसमें यूज हो रहा है टूल, मैंने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मान के चलते हैं तो इसमें यूज होता है, तो जो टूल लाइफ है, मतलब ज्यादा दिन तक टूल किसमें चलेगा, कन्वेंशनल में कि नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल में ज्यादा दिन उसका लाइफ रहेगा, यानी टूल लाइफ नॉन कन्वेंशनल में ज्यादा दिन रहेगा और कम दिन तक रहेगा, इसमें टूल लाइफ में, कन्वेंशनल में। ठीक है, इसके अलावा जो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है उसमें ज्यादातर देखते हैं कैसा एनर्जी यूज होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी यूज होता है, लेकिन इसमें आपका बहुत डिफरेंट टाइप फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज होता है, जैसे आपका, हाँ, जैसे इलेक्ट्रिकल, केमिकल, थर्मल, मैकेनिकल, ये सभी तरह का डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज होता है। ठीक है,
एक और चीज होता है, पढ़ लेते हैं नॉलेज के लिए, कि सिंगल पॉइंट टूल और मल्टी पॉइंट टूल। ठीक ठीक है, तो देखिए यूज इन, यदि सिंगल पॉइंट टूल है आपका, तो वो किसमें कौन से ऑपरेशन में होगा, टर्निंग ऑपरेशन में। और यदि आपको मल्टी पॉइंट टूल है तो उसको कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकता है, मिलिंग, ड्रिलिंग। तो देखिए ये एक पॉइंट है, उसमें बहुत सारा जो है, इसी पॉइंट को बहुत सारा मल्टी पॉइंट पॉइंट में कटिंग कर रहा है, तो ये ड्रिलिंग हो गया और मिलिंग हो गया। तो मिलिंग और ड्रिलिंग ऑपरेशन कौन से टूल से होगा, मल्टी पॉइंट टूल से होगा। यदि सिंगल पॉइंट टूल है तो उससे क्या होगा, टर्निंग होगा। ठीक है, मेटल, हाँ मेटल रिमूवल टेक्स प्लेस, इसमें मेटल रिमूवल टेक्स प्लेस होगा और वर्कपीस के डायरेक्टली फीड करेगा। ठीक है, तो ये आपका था। इसके अलावा एक दो और पॉइंट है जो इसके डिफरेंस को बताता है। तो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, बताइए। कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट का मतलब होता है पूंजी। आप पूंजी ज्यादा किसमें लगेगा, लेटेस्ट वाला टेक्नोलॉजी में कि कम लेटेस्ट वाला में, यानी ज्यादा पूंजी लगेगा आपका नॉन कन्वेंशनल में, यानी हाई कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, दूसरा है कि जो आपका एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी मतलब फिनिशिंग, अच्छा अच्छा किसमें बनेगा, अच्छा बनेगा आपका नॉन कन्वेंशनल में। आप देखिए कि कन्वेंशनल में, आप देखिए पढ़ा लिखा ज्यादा स्किल वर्कर किसमें आवश्यकता होगा, कन्वेंशनल में कि नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल में स्किल वर्कर चाहिए, उसको प्रोग्रामिंग चाहिए, अच्छा से ऑपरेट करना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ये सब आपका नॉन कन्वेंशनल में स्किल वर्कर की आवश्यकता होगा। इसके अलावा यदि वर्कपीस और टूल क्या है, आपस में क्या है, कॉन्टेक्ट में है, तो कॉन्टेक्ट के कारण क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। तो ध्वनि प्रदूषण किसमें होगा, कन्वेंशनल में कि नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल में होगा। तो इस तरह से हम लोग कि दोनों का डिफरेंस, तो ये बेसिक है और इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आपको डिफरेंस बताना है कि कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। तो इतना सारा पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा, ताकि वहां पर एग्जाम में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका। इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ना है, उसको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से इसको माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस कौन कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के आधार पर हम लोग इसको वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं कौन कौन सा मशीनिंग प्रोसेस है। पहला है यदि मैकेनिकल एनर्जी का यूज हो रहा है, दूसरा है केमिकल एनर्जी का यूज हो रहा है, तीसरा है कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों यूज हो रहा है, और चौथा है कि इलेक्ट्रिकल और थर्मल दोनों हो रहा है। ठीक है, तो इस एनर्जी के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीनिंग प्रोसेस को क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो यदि मैकेनिकल एनर्जी जिस जिस मशीनिंग में यूज होता है वो कौन कौन सा मशीनिंग है, तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, यूएसएम। यू से अल्ट्रासोनिक, यूएस से अल्ट्रासोनिक हो गया, एम से मशीनिंग। ठीक है, अब है सेकेंड है एब्रेसिव जेट मशीनिंग। इसमें भी मैकेनिकल एनर्जी का यूज होता है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग। एब्रेसिव का होता है जी, एब्रेसिव कहने का मतलब टीनी पार्टिकल, मतलब छोटा छोटा पार्टिकल होते हैं, बोलते हैं। ठीक है, पाउडर के फॉर्म में होता है, तो ठीक है ना। तो इसको हम लोग एब्रेसिव बोलते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल। तो एब्रेसिव जेट, और जेट माने क्या होता है, जेट माने मतलब धारा, प्रवाह। ठीक है, तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग है, जिसमें हम लोगों को मैकेनिकल एनर्जी का यूज होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, AJM। वाटर जेट मशीनिंग, वाटर जेट यानी वाटर, अब सोचो यहाँ पर वाटर से ही कटिंग कर रहे हैं, पानी से कट कर दे रहे हैं, जेट बना के उसका प्रवाह इतना कितना ज्यादा स्पीड और वेलोसिटी होगा उसका। तो ये आपका वाटर जेट मशीनिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, WJM। तो ये सभी चीजें पढ़ना है। केमिकल एनर्जी की बात करें तो इसमें आपको एक चीज पढ़ना है, केमिकल मशीनिंग, CHM। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल का यूज है तो आपको पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ये आपका सिलेबस में है, और शायद ये वाला सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रोलाइटिक नॉट इन सिलेबस। ठीक है, ये आपका नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट जो है D नंबर है, वो इलेक्ट्रोथर्मल है, मतलब इसमें आपका इलेक्ट्रिकल और थर्मल हीट का भी यूज होगा। तो इसमें आपका कौन कौन सा मशीनिंग आता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं EDM। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, इसको बोलते हैं EBM, और प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, जिसको बोलते हैं PAM, और लेजर बीम मशीनिंग, जिसको बोलते हैं LBM। तो इतना मशीनिंग हुआ, यहाँ से हो गया 3
1 2 3 हो गया, और इधर हो गया 4, और एक इधर हो गया 5, और एक इधर हो गया 6, इधर 7, ये 8, ये 9। ये 9 मशीन के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। हाँ, वो वाला सिलेबस में नहीं है इसमें सिलेबस। तो 9 मशीन के बारे में आपको पढ़ना है, तब जाके यूनिट 1 आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 9 मशीन के बाद, और 9 मशीन के बारे में कैसे पढ़ेंगे? तो पहला, जैसे हम लोग बताया था, पहला हमें उसका डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। दूसरा में उसका क्या बनेंगे, नहीं पहले वर्क प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लेंगे। फिर दूसरा इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, वो इक्विपमेंट उसी में आ जाएगा। ठीक है, और चौथा उसमें आपका एडवांटेज, पांचवा डिसएडवांटेज, और छठा में उसका एप्लीकेशन। तो ये सारा प्रोसेस इसी की तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो 9 मशीनिंग है, तो 9 मशीन, अभी तो आप लोग सबको नोट्स बना रहे होंगे। तो अब एक चीज और है, आपको सबको नोट्स बनाना तो स्टार्ट कीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। वही आपका असाइनमेंट है यूनिट 1 के लिए, कंप्लीट नोट्स। ठीक है, ये जो आपको 9 वो मशीन है, 9 मशीन का हमको चार्ट पेपर में डायग्राम चाहिए। ठीक है, 9 मशीन में 9 मशीन का चार्ट पेपर में डायग्राम चाहिए, और आप साइन करवा के अपने घर ले जाइए, और आप जहाँ स्टडी में वहां पर साट दीजिए, ताकि एग्जाम के समय वो आपका डायग्राम याद रहे। तो 9 मशीन ये वो चार्ट पेपर ले लीजिए, और 9 मशीन का डायग्राम वो वाला नोट्स में तो लिखिए, वो अलग डायग्राम है। हाँ, अरे चार्ट पेपर में इसमें 9 मशीन का डायग्राम हमको चाहिए, उस साइन करवा लेते हैं। कहाँ से मिलेगा? ये चार्ट पेपर तो आपको नहीं सर, डायग्राम आपका नोट्स से, नोट्स वाला ही डायग्राम करना है। कल जितना जल्दी हो सके, अभी और लोग भी आएंगे, उनको भी समय दीजिए थोड़ा। ठीक है, हाँ हाँ, तो अभी छुट्टी है सर, 3 दिन कर्मा कर। हाँ, तो 3 दिन में कीजिए ना, 9 दिन, 3 दिन में आपका 9 गो डायग्राम नहीं बन जाएगा? बन जाएगा आराम से। तो सर नोट्स में दिया हुआ है सर? हाँ, नोट्स में दिया हुआ, सब नोट्स में दिया हुआ है। और बोल भी जाएगा, जो आया वो पढ़ेगा, तो बना के दिखा। तो ये हो गया। अभी तक मात्र 11 पार्टिसिपेंट, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल मिलके 11 पार्टिसिपेंट, सबको बिजी हो गया ये में करने में, ट्रेनिंग में। देखो, ये बहुत कम अटेंडेंस है, ये आप लोग का बिल्कुल भी कम, बहुत ये है। आपका 11 जो आपका यहाँ प्रेजेंट है वही लोग हैं, और लोग नहीं है। 4 गो में आधा जगह नहीं हो। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग एक मशीनिंग प्रोसेस कर लेते हैं। 9 मशीन में से एक अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अच्छा, एक 7 मिनट है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपका क्वेश्चन अभी तक जो पढ़े, क्वेश्चन आपका डिफरेंस वाला पढ़ सकता है। हाँ हाँ, तो वो आपका क्वेश्चन बैंक में देखना होगा, वो क्वेश्चन बैंक में भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं, जो 9 मशीनिंग है ना, 9 मशीन को माइंड में सेटअप कर लीजिए। हर साल एक एक मशीनिंग पूछता है, 1 या 2 मशीनिंग पूछ देगा। ठीक है, तो ये आपका 9 मशीनिंग है, ये 9 मशीनिंग पढ़ लेना। हाँ, ऐसा नहीं होता है सर कि जो पूछा है वो पूछता है, अलग ही पूछता है सर। देखिए, उससे हाँ अलग से ही पूछता है, ये जरूरी नहीं रिपीट करेगा, ये तो आपको करना है। ये अगर 9 वाला पूछा तो 9 वाला नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, कोई भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। देखिए इस बार पूछ रिपीट भी करता है, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं करता है, रिपीट भी करता है सर, उतना ज्यादा रिपीट नहीं करता। चलिए, अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की। कोई मशीनिंग, चलो ये वाला याद कर लो कम से कम, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ठीक है, अल्ट्रासोनिक मशीन सारा कुछ क्या है, सारा कुछ आपका ये जो फ्लो डायग्राम देख रहे हो ना, इसको फ्लो डायग्राम पे ऐसे, हालांकि जब आप फिजिकली अल्ट्रासोनिक मशीनिंग को देखिएगा ना, तो ऐसा थोड़ी दिखेगा। ठीक है, ये तो आपको समझने के लिए एक सिंपल फ्लो डायग्राम, ठीक है ना। तो ये उसका कॉम्प्लिकेटेड, जो आपका फिजिकली जो दिखेगा उसका डायग्राम, उसका इसका जो आपका पिक्चर है, वो तो बना भी नहीं पाइएगा, अलग ही होगा। तो ये आपका सिंपल पिक्चर है, जिसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस। अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक मशीन। तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक एक तरह का वेव होता है। ठीक है, तो वो वेव के बारे में जानना है, तो इसमें आपका यूज होता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, अल्ट्रा वाइब्रेशन, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग।
तो इसमें हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, जो आपका अल्ट्रासोनिक वेव, जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो आपका क्या है, वो जो है वो आपका 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज का है, या फिर 20,000 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये इस रेंज का जो ध्वनि होता है उसको कौन सुन सकता है, ह्यूमन सुन सकता है, ह्यूमन। ठीक है, वो ह्यूमन सुन सकता है। इससे ज्यादा हर्ट्ज यदि का ये है, फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ठीक है, तो मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का रेंज क्या है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, 20 किलो हर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज, ये आपका क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव। माने इतना, यदि फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा हो जाए, 2 के हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। तो इसी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज हम लोग किसमें करते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस में। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस में, जिसका सिंपल डायग्राम आपको ये दिया गया है। डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है, तो एक है वैक्यूम ट्यूब जनरेटर, इसका काम है कन्वर्ट लो पावर इनटू हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसके अलावा ये आपका जो है ट्रांसड्यूसर दिख रहा है, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर दिख रहा है, इसका काम क्या है, कन्वर्टिंग हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर, जो इलेक्ट्रिक पावर हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ से हम लोग कर लें, निकाल लें, तो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वाइब्रेटिंग एनर्जी। यही चीज आपको चाहिए, जो ये वाइब्रेटिंग एनर्जी है ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटिंग एनर्जी है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। ये जो आपका क्या है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, वाइब्रेट करना है इस तरह से, तो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन है। कौन कन्वर्ट करता है, तो ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करता है। क्या करता है ये, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर को वाइब्रेटिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब यह यहाँ आपको क्या मिला, वाइब्रेटिंग एनर्जी, किसके कारण, ट्रांसड्यूसर के कारण। अब यह किस में चला गया, हॉर्न में चला गया। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हॉर्न। इसमें कैसा एनर्जी आ गया, वाइब्रेशन एनर्जी आ गया। कैसा एनर्जी आ गया, वाइब्रेटिंग एनर्जी आ गई। ये वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो इसमें क्या, एक सॉफ्ट टूल लगा हुआ है, तो हॉर्न कनेक्ट है किससे, हॉर्न के साथ, सॉफ्ट टूल के साथ, तो ये भी वाइब्रेट कर रहा है। कौन वाइब्रेट कर रहा है, टूल, सॉफ्ट टूल। अभी कितना कितना रेंज पे वाइब्रेट कर रहा है, तो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते, ये वाइब्रेट कर रहा है। और उसको हम लोग किसके निकट ले गए, वर्कपीस के। अब हमको इस वर्कपीस से क्या करना है, मेटल को रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, एक और चीज काम करते हैं यहाँ पर, एब्रेसिव सलरी पार्टिकल, छोटा छोटा टीनी पार्टिकल, जो किससे बना हो सकता है, जो हो सकता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है, बोरोन कार्बाइड हो सकता है। ये सभी क्या है, पार्टिकल है, कैसा, एब्रेसिव सलरी। हाँ, तो अब्रेसिव सलरी बोलते हैं इसको। एक यहाँ कंटेनर में रखते हैं, इसको एक पंप के द्वारा सक करते हैं, और नोजल के थ्रू यहाँ पर बम्बार्ड करते हैं, यहाँ पर गिराते हैं वर्कपीस में। तो यहाँ पर कैसा आ रहा है, यहाँ पर अब्रेसिव सलरी पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कैसा गिर रहा है, अब्रेसिव सलरी पार्टिकल। और क्या जो है, टूल क्या है, टूल कैसा हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। अब ये वाइब्रेट हो रहा है, और यहाँ पर अब्रेसिव सलरी आ रहा है। तो ये अब्रेसिव सैलरी जो है वो वर्कपीस पर स्ट्राइक करेगा, और इस वर्कपीस से मेटल को रिमूव कर देगा। यही आपका वर्किंग प्रिंसिपल है, यही आपका क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल। एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और बोरॉन कार्बाइड, ये सभी हम लोग एब्रेसिव सैलरी के रूप में इस तीनों में से किसी एक को ले सकते हैं। टूल और वर्कपीस के बीच में कितना सा डिस्टेंस होता है? अच्छा, डिस्टेंस, इसका बेसिक पैरामीटर देख लीजिएगा, कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस का मेंटेन करता है। ठीक है, इतना इतना आपको पैरामीटर बेसिक नॉलेज के लिए रखना चाहिए। लेकिन जो जो आपको इम्पोर्टेंट है, जितना आपको वर्ड में लिखना है, उस वर्ड में आप
जितना इसमें नोट्स में दिया हुआ है उतना सफिशियंट है। यदि इसका नॉलेज के बारे में पता करें तो ज्यादा नॉलेज के लिए और आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन जो आपका सिलेबस है उस रेंज में इतना चीज पढ़ लीजिएगा तो अच्छा अटेम्प्ट उठा जाएगा। नॉलेज के लिए तो बहुत कुछ